हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। भाई तेजस एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत है। भाई जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो सेशन चला हुआ है जिसमें हम क्या है डेली राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरा जो जो अभी फिलहाल में जो हमने शुरू कर रखा है उसमें हम टारगेटेड क्या है, मतलब भाई टॉपिक्स के अनुसार चल रहे हैं। हमने क्या टॉपिक अभी देखा था कि भाई आज का जो टॉपिक था वो हमारा था मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्यन एम्पायर। और इस टाइम पे या इससे पहले जब वैदिक या ऋग्वैदिक या लेटर वैदिक काल है, उस समय जो भी रिलीजन इमर्ज हुए थे, जैसे बुद्धिज्म, ठीक है, जैनिज्म, ठीक है। तो ये जो मतलब भाई रिलीजन जब शुरू हुए थे तो उनसे रिगार्डिंग आज के टॉपिक हमने कवर करने थे। अब इसके ऊपर देखो, आज मैंने दो क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, हमारा काम यह है कि हमें ये दोनों ही क्वेश्चन करने हैं आज। और जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें कम से कम 4 क्वेश्चंस होंगे। आप जब भी फ्री हो आपको बस इतना करना है कि वो जो 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उनके गो थ्रू जाना है, ट्राई करना है, और उनके उनको क्या है एक बार समझने की कोशिश करना है कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है और वो पूछ क्या रहा है। और जो ये क्वेश्चन करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। और मैंने जो अभी अभी जो क्वेश्चन रखे हैं वो ज्यादा टफ नहीं रखे हैं, बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। चलो तो मैं एक बार आपको वो कुछ क्वेश्चन है वो दिखा देता हूं। जो आज दो क्वेश्चन करने हैं उनमें से एक क्वेश्चन तो देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास। डिस्कस द रीजन फॉर राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन इंडिया एंड देयर इम्पैक्ट। ये 150 वर्ड का है। इसमें देखो एक तो वर्ड आ रखा है डिस्कस, फिर हमें बताना है, रीजन बताने हैं कि भाई वो राइज कैसे हुए, कौन कौन से धर्म है, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, और फिर बताना है उनका इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट बताने के बाद क्या बताना है, उनका कंक्लूजन। कहने का मतलब जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म है उनके उदय होने के कारणों के बारे में बताना है, और उनसे जो प्रभाव पड़े हैं हमारी समाज के ऊपर उसके बारे में हमें क्या है चर्चा करनी है आज के इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो इसका अप्रोच क्या होगी। तो देखो अप्रोच में क्या करना है, पहली बात तो आपको यहां पे डिस्कस करना है कि भाई क्या क्या प्रायर फैक्टर थे जिनकी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म है वो, मतलब भाई उनका क्या है उदय हुआ, राइज हुए वो। ठीक है, फिर हमें ये फैक्टर बताने हैं कि वो राइज के वो फैक्टर क्या थे। मतलब पहले तो सिर्फ कंडीशन बतानी है, ठीक है, फिर क्या बताना है उनके मतलब भाई राइज होने के फैक्टर बताने हैं। ठीक है, अब देखो एग्जामिन द इम्पैक्ट। अब फिर क्या बताना है, इम्पैक्ट बताना है जैनिज्म और बुद्धिज्म के। और लास्ट में हमें क्या बता देना है, कंक्लूजन बता देना है। ठीक है, अगर हिंदी में देखें तो जैन और बौद्ध धर्म के उदय के पहले की स्थितियां, कि भाई उदय से पहले क्या क्या था, और फिर उसके बाद क्या है, हमें यह बताना है कि क्या क्या जिम्मेदार कारक थे जिसकी वजह से उनका उत्थान हुआ है, और फिर बाद में उनके उनकी वजह से क्या प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर, वो हमें इसमें बताना है। और लास्ट में फिर क्या है निष्कर्ष कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आ रहा हूं। आपको मैं देखो 150 वर्ड है, ज्यादा वर्ड नहीं है, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। आपको सिर्फ 7 मिनट मिलेंगे। ठीक है, और 7 मिनट के अंदर आपको ये करना है। ठीक है, तो 7 मिनट है अभी मैं आपको दे रहा हूं, तो 7 मिनट के लिए आप आप अपना ट्राई करके देखो कितना अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, मैं देखो इस वीडियो में टाइम नहीं दे रहा हूं, आप इस वीडियो को पॉज कर लेना। पॉज करने के बाद इसको एक बार ट्राई करना। ठीक है, और फिर बाद में अपने आंसर को मैच करना, जो हम मॉडल आंसर देखेंगे उस पे उससे। ठीक है, और बीच में कुछ जो पॉइंट होंगे उनको हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को बस 1 मिनट के लिए मतलब भाई उस पे रखूंगा, होल्ड पे।
उसके बाद क्या है, मैं अपना जो मॉडल आंसर है हमारा उसको हम शुरू कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सभी ने लिख लिया होगा इसका आंसर वीडियो पॉज करने के बाद, और सभी ने ट्राई किया होगा। और उम्मीद करता हूं कि भाई जो आप लोगों ने पढ़ा उसमें से कुछ पॉइंट आप लिख पाए। अगर नहीं भी लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना करना है कि जो मॉडल आंसर मैं दे रहा हूं उसमें से पॉइंट एक्सट्रैक्ट करके अपने एक जगह आप अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो, ताकि लिखने के लिए आपके पास पॉइंट बन जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कल को अगर आए तो आप उनके ऊपर क्या है लिख पाओ। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। इसका मॉडल आंसर देखो क्या कहता है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है भाई, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन में देखो हमारे सामने क्या है कि भाई देखो सीधी सी बात है, इन्होंने जैनिज्म के उदय के बारे में बात की है। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन में हम यही बताएंगे कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है ये भाई मोस्ट पोटेंट रिलीजन रिफॉर्म हमें देखने को मिला था। यानी भाई धार्मिक मतलब सबसे शक्तिशाली धार्मिक सुधार आंदोलन जो है ना वो हमें देखने को मिला था ये लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। क्योंकि वैदिक पीरियड के टाइम पे जो समाज व्यवस्था थी, धर्म जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, जो उत्तर वैदिक काल था उसमें वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। और वो मतलब भाई उधर क्या है उस समय जो ये जो है ना कॉम्प्लेक्सिटीज, जो जटिलता है वो बढ़ती चली गई। धर्म है उसको मॉडिफाई कर दिया गया, उसकी वजह से समाज में एक अलग ही मतलब भाई आक्रोश था। और कोई ऐसा धर्म जो मतलब भाई इनकी जगह ले सकता था, तो वो एक जो नया धर्म इमर्ज हुआ था बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो कि एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो धर्म मतलब भाई धार्मिक जो सुधार आंदोलन है, यानी जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है वो एक इमर्ज होके आया था। और ये कब की बात है, ये है 6th सेंचुरी बीसी की। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म है इनको बहुत तेजी से फैलाया गया और इनकी क्या है मतलब भाई शुरुआत हुई थी। और इसे हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये हमारी जो रूट्स है ना उसकी मतलब भाई हमारी जो जड़ें हैं वो मतलब भाई नया धर्म है वो एक प्रकार से उनकी जो जड़ें हैं यहाँ पे इस टाइम के ऊपर निकली थी। ठीक है, अब देखो ये जो धर्म शुरू हुआ, अब उसके धर्म के शुरू होने के कारण क्या क्या थे। ठीक है, क्या क्या इस रिलीजन के भाई मतलब भाई राइज होने के कारण थे, तो वो उसकी अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहला फैक्टर है सोशल कोज। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं। जैसे पहला पॉइंट है सोशल कोज। सोशल कोज में क्या था कि भाई सोसाइटी से रिलेटेड लिख दो। भाई क्या था कि कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज्यादा रिजिड था। ठीक है, कास्ट सिस्टम इतना कठोर था कि भाई उसकी वजह से समाज में जो असमानता है वो बढ़ी हुई थी। कहने का मतलब ये है कि भाई जो इनइक्वालिटीज है ना सोसाइटी में वो बढ़ी हुई थी कि भाई 4 वर्णा सिस्टम जो थे हमारे, ठीक है, उसके अनुसार क्या था, सबसे ऊपर जो कौन आते थे, ब्राह्मण आते थे, उससे नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये जो हमें देखने को मिलता था ना वर्ण सिस्टम, ये इतना रिजिड हो चुका था। पहले शुरू में ये जो
कास्ट सिस्टम था ये किसके बेसिस पे था? ये था उनकी स्किल के अनुसार कि भाई कौन किस प्रकार का काम करता है उसके अनुसार था। एक ही फैमिली में चारों प्रकार के लोग रहते थे, चारों प्रकार के काम करने वाले, लेकिन बाद में उसे रिजिड बना दिया गया कि भाई अगर कोई कोई लड़का मतलब कोई या कोई व्यक्ति चमड़े का काम करता है तो वो चमड़े का काम उसका बेटा करेगा। अब उसे क्या है वंशानुगत बना दिया गया। और ये जो है ना सोशल कोज था जिसकी वजह से समाज में जो नीचे तबके के जो लोग थे उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तो कास्ट सिस्टम है वो रिजिड हो चुका था, इनइक्वालिटीज बढ़ चुकी थी, और जो क्षत्रिय जो थे वो एक प्रकार से रिसेंटेड द डोमिनेंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट, मतलब जो प्रिंसली जो क्लास है उनके क्या डोमिनेशन से क्या है वो खुश नहीं थे, उनके वृक्षों से खुश नहीं थे ये, मतलब जो क्षत्रिय जो वर्ग था। और आपको पता ही होगा जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है, मतलब बुद्धा और जो महावीर है ये क्षत्रिय ओरिजिन से बिलोंग करते थे। तो कहीं ना कहीं इनके मन में वो सेंटिमेंट थे, उन उस क्षत्रिय क्लास के जो है ना लोगों के सेंटिमेंट्स जो थे वो इनके पास थे, और इन्होंने अपने धर्म के माध्यम से सोसाइटी में कुछ थोड़ा सा क्या चेंज करने की कोशिश की। और इसी के कारण क्या देखने को मिला कि भाई ये एक रीजन था सोशल कोज का कि भाई जो सोसाइटी में जो है ना अनरेस्ट था। और अब देखो यहाँ पे सोसाइटी में क्या था कि भाई वो जो है ना एक प्रकार से कठोर जाति व्यवस्था की वजह से भी क्या था ये धर्म क्या है बहुत तेजी से फैला। अब देखो एक एक फैक्टर था रिलीजियस अनरेस्ट। रिलीजियस अनरेस्ट का मतलब क्या होता है? रिलीजियस अनरेस्ट इसका मतलब है धार्मिक अशांति। भाई आपको पता होगा कि भाई वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा कि जो एंशियंट टाइम में जो ओरिजिनली जो रिलीजन था ना वो वेरी सिंपल था, बहुत ज्यादा मतलब भाई सरल था रिलीजन, रिलीजियस जो लाइफ थी। लेकिन बाद में जो लेटर जो वैदिक पीरियड आया ना उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और सेरेमनीज बना दी गई, मतलब भाई बहुत तरह के मतलब भाई जो अनुष्ठान वगैरह जो होते थे वो जटिल हो गए थे, और जो पूजा पाठ जो थे ना वो बहुत ज्यादा मतलब भाई एक प्रकार से ये बोल सकते हो कि भाई समारोह में जो पूजा पाठ है ये हावी होने लगी थी। और एक तरह से देखा जाए कि भाई यहाँ पे भाई जितने भी जो स्क्रिप्चर वगैरह जो थे वो सब चीजें यानी जो वैदिक जो चीजें थी वो सब सांस्कृतिक थी यानी संस्कृत भाषा में थी। और वहां के जो लोग रहते थे उनकी जो लैंग्वेज थी वो पाली लैंग्वेज थी, प्राकृत लैंग्वेज थी। और जो आम इंसान था जो नीचे तबके के लोग थे वो उस भाषा को नहीं समझ पाते थे। और यहाँ पे इसी वजह से क्या हुआ जो डोमिनेंस है ना वो यहाँ पे डोमिनेट जो है प्रैक्टिस मतलब भाई वर्शिप की वो डोमिनेट कर रही थी, और कॉम्प्लेक्स रिचुअल और सैक्रिफाइसेस बढ़ गए थे। यानी सैक्रिफाइसेस मतलब बलि के ऊपर भी क्या है बलि वगैरह भी बहुत ज्यादा होने लगी। अब देखो सीधी सी बात है आप जानवरों की बलि दे रहे हो, और यहाँ पे सबसे ज्यादा नीचे तबके के लोग जो खेतों में काम करते हैं वो अपने खेतों में उन पशुओं का इस्तेमाल करते थे। जब आप उनके मतलब पशुओं की बलि देने लगोगे और आप मतलब रिचुअल के नाम पे आप उनसे उन्हीं के पशुओं को आप क्या है बलि के रूप में लोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा वो जो है ना उन लोगों के मन में सेंटिमेंट बढ़ जाएगा ना कि भाई ये कैसा धर्म है जो हमारी रोजी रोटी है उसी के ऊपर ही वार कर रहा है। और ये क्या है ना एक्सेप्टेबल नहीं था कॉमन पीपल के लिए। और इसी की वजह से क्या हुआ भाई ये बिकम एक्सपेंसिव एंड इलेबोरेट, कहने का मतलब ये बहुत महंगा और जटिल हो गया था। और ब्लाइंड फेथ है ना, और जो मान लो भाई जो अंधविश्वास है जो बिलीफ है वो लोगों को और ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस लेवल के ऊपर भी है ना ये अनरेस्ट देखने को मिला था। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कोज। अब देखो ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, इकोनॉमिक कोज क्या है। देखो इकोनॉमिक कोज है इसमें क्या कह रहा है भाई धीरे धीरे क्या हुआ जो ट्रेड वगैरह है वो बढ़ने लगे, और उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई लीड टू द इंप्रूवमेंट। एक मिनट रुकना।
देखो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई इस सोसाइटी में बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोग रहते थे, और ये जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, इनका व्यापार जब बढ़ने लगा तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन है ना वो अच्छी होने लगी। कहने का मतलब जो वैश्य जो लोग थे, जो व्यापार वगैरह करते थे, इनकी कंडीशन जब ग्रो करने लग गई, किस वजह से? क्योंकि ट्रेड ग्रो करने लग गया था, और इस वजह से क्या हुआ, जो सोशल जो स्टेटस है वो उनका अच्छा हो गया। और लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स जो वर्ना सिस्टम था ना, एक मिनट रुकना, हेलो, देखिए अब देखो क्या था कि भाई जब ये वर्ना सिस्टम है, ये क्या करता था, उनके सोशल स्टेटस को, उनका सोशल स्टेटस बढ़ा नहीं सकता था, अलाउ नहीं करता था उस समय, क्योंकि रिजिड वर्ना सिस्टम था, जिसकी वजह से उन लोगों के पास अच्छा पैसा होने के बावजूद भी वो अपना स्टेटस इंप्रूव नहीं कर पाते थे। और जैसे कि भाई मनी लैंडिंग वगैरह नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब भाई आप ये बोल सकते हो कि भाई उधार वगैरह देना है, ये नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये जो वेदा जो है, हमारे जो ऋग्वेद वगैरह जो थे उनमें प्रोहिबिटेड थे। तो मर्चेंट क्लास है ना कहीं चाहती थी कि भाई ये जो नए धर्म है, ये जो एमर्ज हुए हैं, क्योंकि ये नहीं बोलते थे कि भाई ये मतलब भाई जो वैश्य जो मतलब भाई वैश्य जो लोग थे इनको सपोर्ट करते थे, और इनकी जो फिलोसफी थी उनको सपोर्ट करते थे। तो इसीलिए जो यहाँ पे मर्चेंट क्लास थी, वो नए जो धर्म जो एमर्ज हुए थे उनके लिए क्या है, उनका क्या है, वो सपोर्ट करते थे। अब देखो राइज ऑफ एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया था, डिमांड भी जो एनिमल्स की है वो बढ़ने लग गई थी। अब लेकिन एनिमल्स का जो सैक्रिफाइस मतलब भाई उनको क्या बलि वगैरह दी जाती थी रिलीजियस सेरेमनीज में, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई जब उनको बलि दे दी जाती थी तो एक प्रकार से ड्रोट सा आ गया था, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ना वो बढ़ने लग गया था और वहां पे एनिमल्स की जरूरत थी, ठीक है ऐसे में। और लेकिन जब ये धर्म आए थे तो इन्होंने प्रिंसिपल दिया नॉन वॉयलेंस का, कि भाई जानवरों को नहीं मारना है, ठीक है। और इस ये क्या था, बहुत ही एक सूटेड जो था, मतलब भाई बहुत मतलब एक आप ये बोल सकते हो कृषि समुदाय के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल था, इस कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल था, जिसकी वजह से जैन और बुद्ध धर्म है उसको लोगों ने अपनाया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या था, एक पॉइंट ये बन जाएगा, फोर्थ पॉइंट कि भाई ब्राह्मण सुपरमेसी भी वहां पे देखने को मिली थी। भाई ब्राह्मणिक जो सुपरमेसी है उस समय क्या हुआ, जो प्रीस्ट वगैरह जो होते थे वो क्या है अपने आप को सुपीरियर मानते थे, और जो लोग थे उनको इंफीरियर मानते थे। ये इसलिए हो पाता था क्योंकि वो संस्कृत जो भाषा थी वो उसको वो जानते थे और वो अपने अनुसार धर्म को इंटरप्रेट करते थे। कहने का मतलब जो धर्म है उसको क्या कर रहे थे, ये अपने अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार धर्म की व्याख्या खुद देने लग रहे थे। और अब क्या है यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो नए रिलीजन आए थे ये ओपन थे सभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, इस धर्म में मतलब भाई पूजा पाठ किसको करना है किसको नहीं करना है, किसको मतलब भाई ये हवन वगैरह कराने हैं, अनुष्ठान वगैरह कराने हैं, ये सिर्फ यहाँ पे कौन डिसाइड करता था, प्रीस्ट करता था। लेकिन इन धर्मों में क्या था कि आप एक बार इसको ज्वाइन कर लिए, आप क्या है अपने अनुसार अपना जीवन यापन कर सकते हो। साथ में क्या है जो लोकल लैंग्वेज वगैरह थी प्राकृत और पाली भाषा में, इनमें क्या है जो भी लीडर रहे हैं, जो भी आपके मान लो भाई जैसे बुद्धा है या महावीर जैन है, इन्होंने जब अपने जो मतलब भाई अपनी जो मतलब भाई भाषण दिया, या फिर मान लो आप ये बोल सकते हो कि जब अपने रिलीजन को प्रचार किया तो वो इन्होंने संस्कृत की बजाय जो लोकल लैंग्वेजेस थी प्राकृत और पाली भाषा, लोकल लैंग्वेज में इन्होंने अपने जो है धर्म को क्या है मतलब भाई प्रीच किया था। और यहाँ पे
कॉमन जो मास है ना, जो कॉमन जो पीपल थे, जो लोग थे, वो क्या है, इनकी तरफ क्या है, बहुत तेजी से आकर्षित हुए, जो जनता को बहुत पसंद आया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब ये तो देखो हमने क्या देखा है कि भाई क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म है वो राइज हुआ था। तो हमने देखो सोशल लाइफ देखा, रिलीजियस लाइफ देखा, ठीक है, इकोनॉमिक कॉज देखे, ब्राह्मणिकत जो सुपरमेसी है वो देखी। अब क्या है, हम यहाँ पे इम्पैक्ट देख लेते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट रहा इनकी वजह से इंडियन सोसाइटी पे। ठीक है, तो इम्पैक्ट देखते हैं। देखो लैंग्वेज और लिटरेचर में योगदान दिया है इन्होंने। भाई आपने देखा होगा कि भाई जैसे जैन है वो अपने जितने भी जो मतलब भाई लिटरेचर वगैरह है वो उनके प्राकृत भाषा में है, हालांकि कुछ पाली में भी है, जो कन्नड़ भाषा में भी कुछ लिटरेचर देखने को मिले जैन फिलोसफी के। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म है जो साउथ में भी बहुत ज्यादा मतलब भाई मात्रा मतलब बहुत बड़े पैमाने पर फैला था। अच्छा, जो लैंग्वेज थी वो पाली थी और लोकल लैंग्वेज थी, और इसके थ्रू क्या था, जो बुद्धिज्म है वो बुद्धिज्म है बहुत तेजी से फैला और उनकी जो टीचिंग्स है वो लोगों को पसंद आई, और ये आम लोगों की बोलचाल की जो भाषा है उसमें अपनी क्या है, अपने मतलब भाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। साथ में क्या है, इसके लिए वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे। अच्छा, आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या इनका योगदान रहा है, भाई देखो जैसे सांची का जो स्तूप है, भरूच का है या गया है, ये जैन टेम्पल है जैसे माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, ये सब क्या है, ये जो डोमेन है ऑफ आर्किटेक्चर आर वंडरफुल पीसीज ऑफ आर्किटेक्चर। कहने का मतलब सीधा सा है कि भाई जब ये वास्तुकला या फिर मान लो कला के क्षेत्र में जो सांची का, भरूच का या गया का जो स्तूप था, जैसे राजस्थान का माउंट आबू है, ये वास्तुकला के बहुत ही अद्भुत नमूने रहे हैं। ठीक है, और अगर इनकी बात करें तो ये जो है ना, ये बहुत जितने भी ये मतलब आर्किटेक्चर देखे हैं, ये जैन बुद्ध जो मान लो भाई रिलीजन है उनके द्वारा बनाए गए थे। तो इन्होंने हमारे पास आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत योगदान दिया है। अब देखो बुद्धिज्म है, जैसे बुद्धिज्म को हम चैत्य और विहारा के लिए भी मानते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो चैत्याज और विहाराज बनाए थे मतलब भाई इंडिया के डिफरेंट पार्ट में। ठीक है, फिलोसॉफी की बात करें यहां पे अगर हम फिलोसॉफी की बात करें देखो यहां पे कॉन्सेप्ट था अहिंसा का। अहिंसा का मतलब क्या था कि भाई यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि भाई इन्होंने अहिंसा का जो अवधारणा है ना वो मुख्य योगदान माना इन्होंने, क्योंकि ये जो है ना इनकी जो फिलोसफी थी कि भाई किसी भी जीव को नहीं मारना, वो अहिंसा वाला। तो इसने ये जो फिलोसफी है आज के टाइम में भी यानी लेटर टाइम में भी इट बिकम वन ऑफ द चेरिस्ड वैल्यू ऑफ आवर नेशन। आज के टाइम में भी हमारे देश में ये वैल्यूज फॉलो की जाती है। तो कहीं ना कहीं सॉरी, जैसे कि मॉडर्न टाइम के ऊपर महात्मा गांधी हैं, उन्होंने अहिंसा का क्या है मार्ग अपनाया था। हमारे मतलब भाई फ्रीडम मतलब फाइटर जो थे उनको इन्होंने एक मतलब भाई रास्ता दिया था अहिंसा का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आज के टाइम में हमारी जो फिलोसफी है वो क्या है, हमारे जो देश के जो मूल जो है ना सिद्धांत है वो भी अहिंसा के ऊपर टिके हैं कि हम ना तो किसी पे वार करेंगे और ना ही किसी के साथ युद्ध करेंगे। जब तक कोई हमारे ऊपर मतलब भाई हमें जब तक कोई मतलब भाई सीधी सी बात है कि हम तब तक किसी के ऊपर क्या है अटैक नहीं करेंगे जब तक कोई हम पे ना करे। ठीक है, तो ये अहिंसा का जो रास्ता है ना ये हमने अपनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिकल। अगर प्रोसेस की बात करें तो पॉलिटिकल अगर मैं प्रोसेस की बात करता हूं मतलब भाई प्रोसेस कह रहा हूं सॉरी, पॉलिटिकल प्रोग्रेस की बात करता हूं तो देखो सभा और जो समितिज वगैरह होती थी उन्होंने अपना रास्ता मतलब भाई अपने जो है ना जड़े यहाँ पे जमाई रखी। और क्योंकि जो ये धर्म आए थे इनमें सभा समितिज बनी, लोगों से राय पूछी जाती थी। ठीक है, जो कि भाई अपने जो है ना अपना जो रेलेवेंस खो चुके थे लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे, ये इनका कोई महत्व नहीं रह गया था। क्योंकि
डोमिनेंस क्लास में, जो ब्राह्मण जो क्लास थी वो डोमिनेट कर गई थी। लेकिन बाद में जब ये धर्म, जब नए नए रिलीजन निकले, इन्होंने अपनी सभा समिति बनाई, जिसमें क्या है, उनसे मतलब भाई सभी साथ बैठ के चर्चा करते थे विषयों के ऊपर। तो ये जो है ना पॉलिटिकल जो प्रोग्रेस है ये देखने को मिला था, यानी इनकी जो जड़ें हैं वो यहाँ पे जमी रही। अच्छा, यहाँ पे और क्या है, इट हैड ऑल्सो प्रमोटेड द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू द अदर पार्ट ऑफ एशिया। अब देखो क्या हुआ कि भाई जैसे बुद्धिज्म है वो इंडिया में तो जन्मा है, लेकिन वो पूरे अपना जो एशिया के बहुत सारे देशों में भी ये क्या है, मतलब भाई ये धर्म बहुत तेजी से फैला। अब देखो उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे इंडिया का जो कल्चर है वो एशिया के बहुत सारे देशों तक भी पहुंचा। अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें कि भाई सिंपल रिलीजन की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे जो उन्होंने जो रिलीजन है ना, जो प्रिंसिपल है, जो रिलीजन है वो कैसा था, वो सिंपल रह गया था। कि कहने का मतलब जो धर्म जो था वो सिंपल था, इतना जटिल नहीं था। जिस प्रकार से जैसे भाई हमारा जो हिंदू धर्म था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और जटिल होता चला गया था लेटर वैदिक पीरियड में, लेकिन इन्होंने अपने धर्म को क्या रखा है, बहुत ही सिंपल रखा था। और उसकी वजह से क्या है, लोग क्या है इसके साथ जुड़े। ठीक है, साथ में क्या है, अपोजिशन टू द कास्ट सिस्टम। भाई जो कास्ट सिस्टम जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था, इन्होंने अपने धर्म में मतलब भाई क्या है, जो कास्ट सिस्टम है उसको अपोज किया कि भाई उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी को और कास्ट सिस्टम को जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करने में, हमारी सोसाइटी में रिड्यूस करने में इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये जो कीवर्ड्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो मैंने लाल उसमें लिखे हुए हैं। अब देखो कंक्लूजन क्या हो सकता है, चलो कंक्लूजन में देखो भाई, जैनिज्म और बुद्धिज्म है ये भाई एक प्रकार से हमारी सोसाइटी में, मतलब भाई आप ये बोल सकते हो कि भाई बदलते समाज की जो आवश्यकताएं है ना, मतलब भाई उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बदलते जो समाज की हमारी जो मतलब भाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और इनको क्या है, मिडिल जो क्लास थी ना, जो मान ले भाई जो उभरते वर्ग थे, इमर्जिंग क्लास थी, उन्होंने इनको पैट्रोनाइज किया। पैट्रोनाइज का मतलब संरक्षण दिया इनको। ठीक है, और लेफ्ट एन इनक्रेडिबल मार्क ऑन इंडियन कल्चर, आर्किटेक्चर, फिलोसॉफी और वे ऑफ लिविंग। कहने का मतलब इसी वजह से ये जो है ना हमारे इंडियन कल्चर, आर्किटेक्चर, फिलोसफी और जो वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, उसमें हमारी जो जीवन शैली है उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट जो है ना छाप छोड़ के गए हैं। ठीक है, अच्छा, सम टेनेंट जो है ऑफ दीज रिलीजन हैव बीन एडॉप्टेड बाय द हिंदुइज्म। कहने का मतलब कुछ ऐसे जो है ना, मतलब भाई सिद्धांत थे, उसे हिंदू जो धर्म था उन्होंने भी अपनाया है, और लंबे टाइम तक यानी लॉन्ग कोर्स ऑफ एसोसिएशन भी हिंदू धर्म के साथ रहा है, और ये इंटीग्रेटेड पार्ट हो गया हमारी सोसाइटी का। कहने का मतलब ये हमारे समाज का एकीकृत हिस्सा बन गया है। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो, दीज रिलीजन ऑल्सो फाउंड देयर इन्फ्लुएंस इन नेबरिंग कंट्रीज। यानी कहने का मतलब ये हमारे देश में तो फैले ही फैले, लेकिन ये हमारे देश के बाहर और भी कंट्रियों तक भी फैले। यानी इंडिया जो है एक्सपेंड किया है फुटप्रिंट इन दीज रीजन, पेविंग वे ऑफ कल्चरल कनेक्टेड, मतलब भाई कनेक्ट टू दिस डे। कहने का मतलब अब देखो, जैसे कि ये भारत के अलावा और भी क्षेत्रों में जब ये मतलब इनका विस्तार हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आज जब हम इन देशों के साथ अपने व्यापार वगैरह करते हैं तो एक कल्चरल कनेक्ट महसूस करते हैं कि भाई आपके देश में भी बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। तो ये जो है ना कल्चरल कनेक्ट देखने को मिलता है, जो आज के टाइम में भी बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक मॉडल आंसर था। हमने कई चीजें इसमें जानी है कि भाई इसमें क्या क्या चीजें डाल सकते थे। ठीक है, हिंदी वाले हैं, एक बार इसको पढ़ लोगे चीजें समझ में आ जाएगी। वही चीजें मैंने इसमें सारी डिस्कस की है, आप बस एक बार इसको देख लेना, पढ़ लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्या क्या इसके अंदर है। अब देखो, एक क्वेश्चन ये था,
हाउ डिड द मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश इट्स डोमिनेंस ओवर ए वास्ट पोर्शन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखो मौर्यन जो साम्राज्य है उसने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व कैसे स्थापित किया, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। तो भाई देखो इसमें मौर्यन एम्पायर के डोमिनेंस का बताना है, वास्ट पोर्शन पे कैसे इन्होंने किया, करना कैसे है इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, पहली बात तो मौर्यन एम्पायर के बारे में थोड़ा सा समझाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, मौर्यन एम्पायर का इंट्रोडक्शन देना है, फिर ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर है वास्ट पोर्शन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है अपने अपना जो है वो फैल पाया, मतलब अपने आप को मतलब जिम्मेदार कारक बताने हैं ऐसे, जो मतलब भाई ऐसे मतलब भाई विशाल भाग पे अपनी स्थापना कर पाया। ठीक है, फिर कंक्लूजन दे देना है। इसमें बस इतना ही करना है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन क्या है, 150 वर्ड का है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। आपको बस मामूली सी चीजें इसमें डालनी है, ज्यादा आप इसमें चीजें एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। ठीक है, तो एक एक करके मैं अगर थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूं, आप इसको पॉज करके क्वेश्चन को करने का ट्राई करो। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसके बाद मैं इसको क्या है समझाता हूं कैसे इसको सोल्व करना था या इसको ट्राई करना था आपको। ठीक है, चलो मैं आपको 1 मिनट के बाद शुरू करता हूं। आप इसको पॉज करके आपको जितना टाइम लगता है आप लिखने की कोशिश करो। शुरू शुरू में दिक्कत आएगी थोड़ी, लेकिन कंटिन्यू 1-2 महीना आप करोगे, आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं 1 मिनट के बाद आता हूं और आप इसको पॉज करके 5-6 मिनट या 7 मिनट 10 मिनट ले लो और इसको ट्राई करके देखो। उम्मीद करता हूं सभी ने लिख लिया होगा, ट्राई किया होगा। ठीक है, और अब क्या है, एक बार इसको देखने की कोशिश करते हैं। आपके जो आंसर्स होंगे उनको मैं चेक कर लूंगा, आप मेरे को एक बार दिखा देना कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियां कर रखी हैं, थोड़ा सा चेक कर लेंगे। ठीक है, और देखते हैं किसने कितना लिखा है, कैसा लिखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शुरू में नहीं भी लिख पा रहे तो देख देख के भी लिख लो, लेकिन लिखो जरूर। अभी से लिखना सीखोगे तभी जाके होगा। ये राइटिंग प्रैक्टिस कम से कम 5-6 महीने की होती है। 5-6 महीने में आप इतना लिखना सीख जाते हो कि आपके सामने अगर कोई बिना तैयारी भी आपको आपको कोई टॉपिक दे दे तो उस पर भी आप लिख सकते हो, इतना डाटा आपके पास हो जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका क्या हो सकता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। भाई इंट्रोडक्शन में सीधी सी बात है, हमें क्या बताना था, मौर्यन एम्पायर के बारे में बताना है। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर है भाई, रिमार्केबल पीरियड था ये इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, छोटा सा किंगडम था जो गंगा बेसिन के पास था, मतलब भाई छोटे जो किंगडम थे ना जो गंगा बेसिन पे, वो रोज होके मतलब भाई राइज होके क्या है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट एम्पायर में बदल गया। ठीक है, इस टाइम के ऊपर अब देखो, फ्रॉम इट्स इंसेप्शन 321 बीसी, देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि भाई 321 ईसा पूर्व में जो इसकी स्थापना जब से हुई है। ठीक है, ये एक प्रकार से मतलब भाई छोटा राज्य होने के बावजूद ये क्या है बहुत महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता था। लेकिन 321 में मौर्यन एम्पायर है, इनका जो डोमिनेशन है, जो डोमिनेंस है वो बड़े पोर्शन में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे फैल गया था और स्ट्रेच होके, यानी भाई इन्होंने अपने साम्राज्य को छोटे से इतना वो वास्ट बना लिया, इतना बड़ा बना लिया जो कि अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ था। अब देखो इस एम्पायर की अगर हम बात करें तो इसका जो डोमिनेंस है वो
कई ऐसे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे हैं उसके रिजल्ट के लिए, उसके मतलब वास्ट, मतलब एक प्रकार से एक यूं बोल सकते हो कि बड़े लेवल के ऊपर फैलने के इसके कई ऐसे फैक्टर हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, जियो पॉलिटिक्स, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, पॉलिसीज ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड कन्वर्जन। देखो ये 1 2 3 4 5 6, मतलब भाई आपके सामने 6 ऐसे पॉइंट रख दिए, मतलब भाई 6 नहीं, मतलब 5 ऐसे पॉइंट है जो आपको डालने ही डालने चाहिए थे इस क्वेश्चन में। एक तो जियो पॉलिटिक्स के बारे में भी लिखना था, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई भू राजनीति जो होती है ना, मिलिट्री कंक्वेस्ट के बारे में डालना था, सैन्य विजय, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, प्रशासनिक जो सुधार है, और जो धार्मिक असहिष्णुता जो बोलते हैं ना, धार्मिक जो मतलब सहिष्णुता, ठीक है, और कन्वर्जन मतलब भाई आप ये बोल सकते हैं धर्मांतरण की जो नीति वगैरह जो थी ना, ये सब चीजें इस इनके काल में हुई थी। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। अब देखो क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे वास्ट पोर्शन ऑफ सब कॉन्टिनेंट के लिए। सबसे पहला फैक्टर था जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे आप इसको ये मान सकते हो कि पैच वर्क है। पैच वर्क का मतलब ये होता है कि भाई एक प्रकार से यू बोल सकते हो कि भाई जो छोटे छोटे जो किंगडम जो थे ना, छोटे छोटे जो ये किंगडम थे, इनके बीच में होड़ लगी हुई थी सत्ता की, ठीक है, पावर और इन्फ्लुएंस की, और उनमें मौर्यन एम्पायर क्या है, विजयी रहा था। इन सभी छोटे छोटे जो भी एम्पायर रहे थे, जो 16 जनपद रहे थे, उनमें से मौर्यन एम्पायर बड़ी तेजी से फैला, और उन्होंने अपनी जो पावर और इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से जियोपॉलिटिकल लेवल के ऊपर, यानी पॉलिटिकल और मिलिट्री जो है ना वैक्यूम होने की वजह से, कहने का मतलब ये था कि भाई कोई इतना पॉलिटिकली और मिलिट्री है ना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना कि भाई मौर्यन एम्पायर है, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, और जो मौर्यन एम्पायर है उसने अपनी टेरिटरी रैपिडली ग्रो करनी शुरू की। अब देखो जो ये एम्पायर था स्ट्रेटेजिकली क्या है, लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ सेवरल ट्रेड रूट, यानी अब सीधी सी बात है, ये जो है ना एरिया जो था, ये बहुत सारे ऐसे मतलब भाई जो मेन जो ट्रेड रूट्स होते थे ना वहां पे पड़ता था, और यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूएबल जो रिसोर्सेज थे वो हमें देखने को मिलते थे, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक पावर है वो इंक्रीज हुई। सेवरल ट्रेड रूट होने की वजह से क्या होगा कि जब भी वहां से ट्रेड होगा तो उनके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। उनके पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज थे जहां पे, जैसे कि ये वाला एरिया है बिहार झारखंड वाला जो एरिया है, इन एरिया में क्या था, बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, क्या मिलता है, लोहा वगैरह मिलता है, जो कि भाई आप यूं मान लो कि ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये अपने जो मतलब भाई हथियार वगैरह बना सकते थे, मतलब हथियार वगैरह इन्होंने बनाए। इन एरिया में बहुत बड़े बड़े जंगल थे जिनकी वजह से इन्हें इजीली क्या है, घोड़े हाथी वगैरह ये सब मिल गए, जो कि भाई युद्ध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो कहीं ना कहीं इनके पास पैसा भी है, पावर भी है, और इनके पास रिसोर्सेज भी हैं। सब कुछ अगर एक जगह मिल जाते हैं तो वो क्या है, वो एक बड़ी पावर इमर्ज होके सामने आती है, और यही जियोपॉलिटिकल फैक्टर था यहाँ पे। अच्छा, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में क्या डाल सकते हैं, जैसे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में हमें क्या डालना है, जैसे कि भाई बहुत सारे सिग्निफिकेंट फैक्टर थे, इन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाई, जैसे इन्होंने सेवरल इनोवेटिव मिलिट्री टैक्टिक्स अपनाई थी, वॉर के लिए यूज ऑफ वार एलिफेंट, जैसे एलिफेंट का इस्तेमाल किया, चैरियट्स वगैरह का इस्तेमाल किया, ये बैटल में बहुत इंपॉर्टेंट थे, मतलब भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते थे बैटल में, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि भाई जो युद्ध वगैरह उसमें हथियार, हाथियों का, रथों का जो इस्तेमाल है वो करनी शुरू कर दी थी इन्होंने, नई नई रणनीति अपनानी शुरू कर दी थी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से मिलिट्री कन्क्वेस्ट के लिए, और सीधी सी बात है अगर कोई भी देश या कोई भी राजा अगर अपने नए नए इनोवेशंस नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या है, वो पिछड़ जाएगा, ठीक है। कोई भी उसको हरा सकता है, लेकिन ये नए नए इनोवेशंस की वजह से
ये इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाया। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, अगर इनकी बात करें तो भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य है, भाई एक मिनट, चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने नंद एम्पायर है उनको हराया था कब, 321 बीसी में, और ये क्रूशियल विक्ट्री मानी जाती है। और इसी से ही मौर्यन एम्पायर का एक्सपेंशन देखने को मिला था। भाई जो धनानंद था, जो लास्ट जो नंद एम्पायर का जो राजा रहा है, उनको हराया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसकी सहायता से, कौटिल्य की सहायता से। ठीक है, अब देखो अशोक की जो पॉलिसी रही है कन्क्वेस्ट की और कन्वर्जन की, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। जैसे थर्ड मौर्यन एम्पायर थे अशोका, ठीक है, इन्होंने अपने मतलब भाई एम्पायर को एक्सपेंड किया, अपनी टेरिटरी को, किसकी सहायता से, मिलिट्री कन्क्वेस्ट और स्ट्रेटेजिक अलायंस, यानी कुछ ऐसे राज्यों के साथ अपने भाई अच्छे संबंध बना लिए और कुछ को मिलिट्री कन्क्वेस्ट के थ्रू इन्होंने क्या है, जीत लिया। तो ऐसे क्या है, इन्होंने अपने जो मतलब हर प्रकार से इन्होंने अपने साम्राज्य को बड़ा बनाने की कोशिश की। और साथ में क्या हुआ, आपको पता ही होगा कि भाई जब कलिंग का वार हुआ था, उसके बाद अशोक है उन्होंने मतलब भाई खून खराबे की नीति को त्याग दिया था। बोला कि जो हमें क्या है, एक प्रकार से अहिंसा के ऊपर रहना है, हिंसा नहीं करनी है। तो ये जो पॉलिसी है ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस की, और रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे धर्म जो है इनके शासन काल में फले फूले, जैसे कि भाई बुद्धिज्म है। और साथ में क्या हुआ, इन धर्मों की इन्होंने हेल्प भी की, लोकल पॉपुलेशन इनके सपोर्ट में थे। अशोक खुद भी एक बुद्धिज्म में कन्वर्जन हो चुका था, बुद्ध उसमें कन्वर्ट हो चुका था। एक मिनट रुकना। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहती है, मेरे रूम के पास में रेलवे स्टेशन है, तो इस वजह से थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा आपको ये सहन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये जो है ना मेन क्रूशियल रोल अदा किया इन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड होने में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इसकी वजह से ये जो धर्म आज के टाइम में भी हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो देखो मौर्यन एम्पायर है, इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी किए, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर हो जाता है इनके डोमिनेंस के लिए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और अलाउ हिम टू गवर्न ए वास्ट टेरिटरी इफेक्टिवली। कहने का मतलब यही है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है भाई, इन्होंने क्या किया भाई, एक केंद्रीकृत जो प्रशासनिक जो है ना प्रणाली है उसकी शुरुआत की थी। यानी जैसे आज के टाइम में हम सेंट्रलाइज्ड पावर देखते हैं हमारे देश में, सेम वैसा ही सिस्टम यहाँ पे देखने को मिला था। और एक इसी वजह से ये बहुत बड़े एरिया के ऊपर आसानी से क्या है, रूल कर पाए। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, एक सेंटर में ऊपर एक राजा होगा, राजा के नीचे बहुत सारे लोग होंगे, उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे अमात्य वगैरह जो बना रखे थे, जो भाई दूसरे एरियो को गवर्न करते थे, वो सारे के सारे एक राजा की बात मानते थे। तो ये जो है ना सेंट्रलाइज पावर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की। और इसी वजह से क्या हुआ ना कि भाई एक प्रकार से ये हेल्प हिम कीप टैब ऑन पोटेंशियल थ्रेट टू हिज पावर। एक मिनट, थ्रेट टू हिज पावर कहने की वजह है, इसमें क्या हुआ, इसी वजह से इन्होंने क्या है, बहुत सारे इन्होंने क्या है मतलब भाई एक ऐसे सिस्टम भी बना रखा था, एस्पिनाज सिस्टम भी बना रखा था। जैसे कि भाई ये एस्पिनाज सिस्टम का मतलब ये तो बहुत सारे जो जासूस वगैरह जो होते हैं ना, जासूस की प्रणाली, जासूसों की प्रणाली, वो भी बना रखी थी इन्होंने। इसकी वजह से क्या हुआ, जब इनको ये लगता था कि भाई कोई थ्रेट है या कुछ और है, उन थ्रेट को भापने के लिए इन्होंने बहुत सारे जासूस वगैरह भी तैयार कर रखे थे। और अशोक है ना फर्दर रिफाइंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम,
अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ भाई, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस प्रकार से शुरुआत की थी, अशोक ने उसको और ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए वहां पे। इन्होंने क्या है, नेटवर्क बना दिया एक ऑफिशियल्स का, ब्यूरोक्रेट्स का। जैसे आज के टाइम में हमारे जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं ना, सेम वैसे ही उस टाइम के ऊपर एक नेटवर्क बना हुआ था उन ब्यूरोक्रेट्स का, जो रिस्पॉन्सिबल थे मैनेजिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एम्पायर। कहने का मतलब यही है कि जो अशोक का जो साम्राज्य था ना, विभिन्न मतलब भाई जो ऐसे मतलब भाई जो पहलू थे जिनके ऊपर इन्होंने बहुत सारी है ना मतलब भाई प्रबंधन व्यवस्था की थी। और ये जो प्रबंधन व्यवस्थाएं थी ना, ये भाई आज के टाइम में जो नौकरशाही है उनका एक नेटवर्क इन्होंने बना दिया था, प्रशासनिक प्रणाली जो बना दी थी, जिसके कारण क्या था कि ये बहुत लंबे समय तक और बहुत बड़े एरिया में क्या कर पाए थे, राज कर पाए थे। ठीक है, डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें, ठीक है, डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो देखो मौर्यन एम्पायर है, इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने जो बॉर्डर है उनको सिक्योर किया, मेंटेन इट्स पावर, और उनकी जो पावर है उसको मेंटेन किया इन्होंने। और जो मौर्यन एम्पायर है इन्होंने बहुत सारे अलायंस बनाए थे जो नेबरिंग जो किंगडम्स होते थे, ताकि सपोर्ट मिला रहे उन लोगों का, रीजनल जो इनके जो रूलर थे उनका सपोर्ट उनके पास रहे। और वो देखो सीधी सी बात है, किसी भी अगर नेबर राजा के साथ अगर आप अपने मतलब संबंध अच्छे रखोगे तो पहला तो ये हो जाएगा कि आप उनके जो है ना अटैक के खतरे से या उनके साथ युद्ध के खतरे से दूर रहेंगे। दूसरा क्या है कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वो आपका साथ देंगे ऐसे में। तो ये जो है ना इन्होंने भापा उन चीजों को, और बहुत सारे जो एम्बेसडर वगैरह जो होते थे ना उनको वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में भेजा और ट्रेड रिलेशन बनाए। ठीक है, और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोगों को पता चला कि भाई मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी डिप्लोमेसी भी थी उस समय पे। ठीक है, जैसे श्रीलंका में जो है अशोक ने श्रीलंका में अपने बच्चों को भेजा था। ठीक है, तो वही चीजें यहां पे देखने को मिलती है, कल्चरल यूनिफिकेशन देखने को मिला। भाई देखो मौर्यन एम्पायर है, उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है यूनिफाइंग द डाइवर्स कल्चर्स रिलीजन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भाई सीधी सी बात है, मौर्यन एम्पायर है, उन्होंने हमारे जो कल्चर है उसको भी यूनिफाई करने में हेल्प की है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जैसे बुद्धिज्म को फैलाया गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रीजन थे जहां पे इनको फैलाया गया। साथ में जो आर्ट वगैरह ऐसे थी, लिटरेचर वगैरह थे, उनका संरक्षण किया। हेल्प टू क्रिएट शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी, और साथ में क्या है इन्होंने शेयर्ड जो कल्चरल आइडेंटिटी है, मतलब भाई जो साझा सांस्कृतिक पहचान है उसको बनाने में भी मदद की है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौटिल्य जो थे उन्होंने मेंटर किया था मौर्यन साम्राज्य को शुरुआत में, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो कौटिल्य जो थे ना वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं जो डोमिनेंस है मौर्यन एम्पायर की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इनकी जो बुक है अर्थशास्त्र, वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और सोशल रिफॉर्म के बारे में इन्होंने बताया। कौटिल्य जो है इन्होंने मेंटर किया चंद्रगुप्त को, सेवरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है उनको करने में हेल्प की, ताकि भाई वो कंसोलिडेट कर सके अपनी पावर को, और जो डोमिनेंस है ना मौर्यन एम्पायर का इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बना रहे। तो ये जो चीजें थी ना ये हमें लिखनी थी यहाँ पे। अब देखो कंक्लूजन में क्या आ जाएगा, कंक्लूजन में आ जाएगा कि जो मौर्यन एम्पायर है उनका जो डोमिनेंस है वो बहुत बड़े एरिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेवरल फैक्टर थे जो ऊपर दिए गए हैं। जो एम्पायर्स लेगेसी था कैन स्टिल बी सीन टुडे, ये जो लेगेसी है ना आज भी हमें देखने को मिलती है। मैनी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव या कल्चरल या रिलीजियस प्रैक्टिस है ना आज भी यूज की जाती है, रेलेवेंट है। और जो मौर्यन एम्पायर है वो रिमार्केबल पीरियड था इंडियन हिस्ट्री का। इट इंपैक्ट एंड ऑन द रीजन कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। और ये जो है ना इनका जो इंपैक्ट है, एक प्रकार से जो इंपैक्ट है, इनके जो प्रभाव है उनको कम नहीं आका जा सकता किसी, मतलब भाई हम क्या है किसी भी क्षेत्र में हम इसे कम नहीं आंक सकते।
तो कहने का मतलब यही है कि ये जो है ना चीजें जो हमने मौर्यन एम्पायर की पढ़ी है, ये आज भी बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, ये उसका हिंदी में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा हिंदी में। ठीक है, आप इसको एक बार देख लेना, इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना। ठीक है, 2 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, आप एक बार देख लेना। आप आज ही अगर दोनों कर लो तो बेटर रहेगा, या फिर मान लो जब भी आपको खाली टाइम मिले एक को आप ट्राई करके देख लेना, लिख के देख लेना, बाकी दूसरे को बस सुन लेना। ठीक है, इनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें कराई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये हमारा क्या है, आज का डिस्कशन था जिसमें हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा और बहुत सारी चीजें लिखने के लिए पॉइंट भी मिले होंगे, क्या क्या पॉइंट लिख सकते थे, क्या क्या नहीं लिख सकते थे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, संभा खैर।